विषय का जो प्लेलिस्ट है बैंकिंग अवेयरनेस का, वो तो पूरा फॉलो किया मैंने उस दिन। तो मतलब वो पजल में लगता है जोरदार प्रैक्टिस। अब कितनी भी बेसिक पढ़ लो, कितनी भी 100 रूल्स ऑफ सीटिंग पजल देख लो, वो देखना चाहिए। वो देखो, फिर आपको देखने के बाद आप पजल करने जाओगे तो समय लगेगा, पहले पहले समय लगेगा, क्योंकि वो लैंग्वेज अडॉप्ट करना होता है। अब 500 600 700 पजल अगर आपको प्रैक्टिस हो गया तो लैंग्वेज से आप हैबिचुएटेड हो जाते हो, तब आपको लैंग्वेज पढ़ने में समय कम लगता है। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। और आज का सेशन कुछ खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हैं संजीव, वेस्ट बंगाल से। तो सबसे पहले तो इनके बारे में बता दूं कि इनकी जो सिस्टर हैं ऑलरेडी वो हम लोगों से पढ़कर सिलेक्शन ले चुकी हैं, जिन्होंने इन्हें गाइड किया कि भाई आप आइए, टीम एबीपी से पढ़िए और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सेटल कीजिए। तो चलिए चलते हैं संजीव के पास। तो संजीव, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए और हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपका सिलेक्शन किस बैंक में हुआ है, कौन सी पोस्ट पे हुआ है और कैसा लग रहा है आपको फिलहाल। सर मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, इंडियन बैंक में। और इतनी अच्छी लग रहा है कि शब्द में मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जिन दीदी का सिलेक्शन हुआ था ऑलरेडी, जिन्होंने आपको गाइड किया, उनका क्या, उन्होंने तो अच्छी खासी पार्टी मांगी होगी अब आपसे कि भाई मैंने ही करवाया जो करवाया है। वो मुझसे ज्यादा खुश है। वो मुझसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा रोई घर में वही। हमारे माँ बाप, दीदी सबसे ज्यादा रोई, मेरे से ज्यादा वो लोग रोई। और खुशी की आंसू थी वो तो। उसकी बात कुछ और ही होता है, उसके फीलिंग कुछ और ही होता है सर। तो भाई फर्स्ट सैलरी देखो वही डिजर्व करती है जो बढ़िया सी चीज उनको दिलवाना फर्स्ट सैलरी से। तो भाई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, फर्स्ट सैलरी नहीं, आज ही मतलब फुल लाइफ डेडिकेटेड है। जब भी जरूरत पड़े तभी खड़ा होना चाहता हूँ। बिल्कुल यार, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी आपने बात बोली। देखो फैमिली मेंबर्स के लिए तो वैसे भी हमेशा सपोर्ट करना ही चाहिए हर इंसान को। तो आपको इंडियन बैंक मिला है ना? और यस आईबीपीएस सर। पीओ में इनका सिलेक्शन हुआ है। और आप कब से तैयारी कर रहे थे, जरा मेरे को ये थोड़ा सा बताइए। और कौन कौन से एग्जाम उनका आपके पिछली बार नहीं निकले और इस बार किस किस में आप मेंस में पहुंचे हैं, थोड़ा सा कुछ अपना हमारे व्यूअर्स को बताइए। फिर पूछूंगा कि किस सब्जेक्ट को आपने कैसे डील किया है ना। यस। तो मैंने लास्ट ईयर 2023 फरवरी से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। फिर लगातार तैयारी करी। और पहला एग्जाम था RRB PO, जो कि मेरा प्री में नहीं हुआ था। 48 49 के आसपास मार्क्स थे और 53 के आसपास कट ऑफ था, तो मेरा नहीं हुआ था। फिर आरआरबी पीओ RRB का? क्लार्क थी, RRB क्लार्क। RRB PO का मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। RRB क्लार्क में मेरा प्रीलिम्स हुआ था। मेरा 76 मार्क्स आए थे 80 में से प्रीलिम्स में, और मेंस में मेरा नहीं हुआ था। और फिर आया IBPS क्लार्क में मैं, मेरा तो बहुत घबराहट हो गया, मतलब हॉल में बहुत ज्यादा नर्व का इशू हो गया। तो मैंने अच्छे से एग्जाम दे नहीं पाया, मेरा कांपने लगा, मेरा हाथ कांपने लगा, गड़बड़ हो गया था मेरे से। तो वो मेरा अटेम्प्ट बहुत कम हो गया। 86 83 84 के आसपास अटेम्प्ट हुआ था मेरे को, जो मैंने अच्छा पता था, मैंने और भी ज्यादा कर सकते थे, तो नहीं कर पाए। उस वो मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि मेरा पूरा एग्जाम गड़बड़ हो गया था। फिर IBPS PO में मैंने अच्छा खासा थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर और ज्यादा पढ़ाई करके और एग्जाम दिया था, तो अच्छे से अटेम्प्ट किया और IBPS PO प्री हुआ था। 70 के आसपास अटेम्प्ट थे मेरा, और 63 64 के आसपास मार्क्स थे। और फिर IBPS PO का मेंस आया। IBPS PO का मेंस में पहले RRB क्लास का मेंस भी बता देता हूँ। RRB क्लास में मेरा पहला मेंस था मेरा। और उसमें मेरा थोड़ा सा वो भी एक्सपीरियंस होता है। एग्जाम खराब होना भी एक एक्सपीरियंस है, उससे सीखना चाहिए। मैंने वो सीखा, हर एग्जाम से मैंने सीखा है। मैंने एक एग्जाम गया, उसके गलती जो किया मैं दूसरे में रिपीट नहीं किया, मैंने ये मैंने किया। और वेरी गुड। RRB क्लर्क में मैंने टाइम का इशू थोड़ा हो रहा था, क्योंकि उसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता। हम्म। RRB क्लर्क में, RRB PO में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता। मेंस में भी एक साथ 2 घंटा 2.5 घंटा 2 घंटा दिया जाता है, फिर आप करो। तो मेरा उसमें टाइमिंग का थोड़ा इशू हो गया था, वो अटेम्प्ट में भारी पड़ गया। तो वो मेरा 120 के 116 120 के आसपास अटेम्प्ट है, और 100 के आसपास मार्क्स थे, तो मेरा नहीं बना। और फिर मैंने IBPS PO में तैयारी करी। IBPS PO में मॉक, मैं मेंस का भी बहुत सारा मॉक दिया था। बहुत सारा तो मॉक देना पॉसिबल नहीं होता है, मैंने पहले से तो प्री पास हुआ हूँ, 10 दिन 12 दिन मिलता है। तो मैंने प्रिपरेशन पहले से कर रहा था, लेकिन मॉक नहीं दिया था क्योंकि पास होगा नहीं होगा, फिर बेकार मॉक दे रहा हूँ ऐसा लगता है। तो 10 दिन में अगर 5 से 6 मॉक भी
ईमानदारी से दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया काम होता है, क्योंकि उसमें फील आ जाता है कि रीजनिंग को आप 20 के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। अगर 15 से 20 करोगे तो बहुत अच्छा है, ये फीलिंग आना जरूरी है। और लोग एग्जाम देने से पहले सोचते हैं कि इतना करूंगा उतना करूंगा, नहीं कर पाओगे। वो हॉल में बैठ के वो फीलिंग आना जरूरी है कि 1 घंटा सही जगह पे इस्तेमाल करना। और जो जो मेंस में क्वेश्चन पेपर में जो जो दिखता है वो मैंने पहले एनालिसिस करना जरूरी है कि कहाँ टाइम दूं। इसके लिए मॉक बहुत जरूरी होता है। तो मैंने वो किया था, और अ, अच्छे से एग्जाम हुआ था, लेकिन कोई गारंटी नहीं था, क्योंकि मेंस का कोई गारंटी नहीं होता है। इंग्लिश का जीए का पेपर तो अच्छा ही गया था, मतलब बहुत अच्छा नहीं पर ठीक ठाक गया था, मतलब देने लायक गया था। मतलब मैंने बोल दिया ठीक है, अच्छा हुआ। फिर आईबीपीएस पीयू का मेंस निकला, फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में तो अभिजीत सर का गाइडेंस था कुछ और ही था। अभिजीत सर का जो प्लेलिस्ट है बैंकिंग अवेयरनेस का, वो तो पूरा फॉलो किया मैंने उस दिन। तो मतलब वो पी गया वो, मतलब पूरा। तो पूरा देखा तो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होता है कि कहीं से भी तुम पूछ लो, मैं तो आंसर मुझे पता है। तो ऐसा वाला कॉन्फिडेंस लेके जब हम इंटरव्यू रूम में जाओगे तो थोड़ी सी तो आपको फायदा मिलेगा। तो ये इसका फायदा मिला। 75 मार्क्स आया मेरा इंटरव्यू में। अभिजीत सर को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। और और सर आपके लिए मेरा सारे प्री में रीजनिंग में 30 के ऊपर मार्क्स आते थे, 35 अटेम्प्ट होते थे। और आईबीपीएस पीओ प्री में 32 मेरा मार्क्स थे सारे प्री। प्री में मेरा पीओ में भी 30, 32, 35 ऐसा अटेम्प्ट होता था। 32, 33, 34, 35 तक मेरा मार्क्स है। और फिर आया आईबीपीएस पीओ के बाद एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ प्री में मेरा हुआ था 50, मेरा 69 अटेम्प्ट थे और 61 मार्क्स थे, जो कि हुआ था। और मेंस में मैं आउट हो गया था एसबीआई पीओ में। फिर एसबीआई क्लर्क में प्री में एसबीआई क्लर्क बहुत अच्छा गया था मेरा। 91.25 मार्क्स थे मेरा। सब बहुत ज्यादा टफेस्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। 91 अटेम्प्ट था मेरा। 35 था रीजनिंग में अटेम्प्ट, 28 था मैथ्स में, और बाकी इंग्लिश का। तो 91 अटेम्प्ट था, 91.25 मार्क्स था। और इसकी भी मेंस दे चुका हूँ, तो अभी यही जर्नी एसबीआई में चल भी रहा है। पूरे नंबर आए थे रीजनिंग में? हाँ। एसबीआई में भी रीजनिंग में पूरे नंबर आए थे प्री वाले में? हाँ, प्री वाले में एसबीआई में तो सेक्शनल मार्क्स दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरा अच्छा हाँ, सॉरी, 91 हाँ अटेम्प्ट सॉरी, था। हाँ सही बात है। हाँ, मेरे को उसमें लगा। 35 रीजनिंग का मेरा अटेम्प्ट था, और मेरा 91.25 आया। ओके, सही है। मेरे को लगा मार्क्स बता दो, मैंने कहा उसमें तो आते नहीं, कम पड़ जाते हैं। ठीक। यही तो रहा ये जर्नी। तो हो गया आपका जर्नी इसका। और इस बार आपने फिर आईबी देखो, कहीं ना कहीं पास पास जाके रुक रहा था। कोई खराब हो रहा था तो कोई एंड में जाके रुक रहा था। किसी में तबीयत खराब या कोई इंसिडेंट की वजह से रुक गया। फाइनली, फाइनली जब निकला तो एक बहुत ही बढ़िया आईबीपीएस पीओ वाला निकला। ये भी अच्छी बात है कि पीओ का एग्जाम निकला है सीधा, है ना? ये नहीं है कि हाँ चलो क्लर्क निकला तो सीधा निकला। अब देखो, चाहे सारे क्लर्क भी निकल जाते तब भी आपको यही करना था। ऑब्वियस सी बात है, पीओ निकल तो पीओ को ही पीओ ही करना है। तो ये अच्छी बात है कि पीओ की जॉब मिली है। और अब मुझे ये बताओ, अपनी स्ट्रेटेजी कुछ बताओ कि जीए में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, इंग्लिश में आपकी हाँ। क्या रही, रीजनिंग मैथ में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, थोड़ा सा ये बताओ जो बच्चे देख रहे हैं कि वो कैसे करें। कैसे आपने किया जो आप अच्छे कर पाए, आप इतने एग्जाम के पास जा पाए, किसी में आप मेंस तक पहुंचे, क्योंकि बहुत लोग प्री ही नहीं निकाल पाते हैं। बहुत बच्चे जो प्री ही नहीं निकाल पाता है। तो आपने बहुत सारे प्री भी निकाले हैं, तो बहुत में पहुंचे भी हैं, और अब इसमें तो क्वालिफाई कर ले। तो अब बताओ जरा कि क्या रही आपकी स्ट्रेटेजी। हाँ। हाँ, पहले से बताओ, मतलब छोटे छोटे शॉर्ट में बताऊंगा थोड़ा सा। जैसे कि अब पहले रीजनिंग रीजनिंग में मैंने पहले फंडामेंटल्स क्लियर करी। जैसे कि जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होता है, आप जो पढ़ाते हैं आपके साथ प्रैक्टिस करो तो आराम से 1 क्लास 2 क्लास के बाद भी स्पीड आ जाता है। बहुत ज्यादा स्पीड आ जाता है उसमें। कोई कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आता है पजल। पजल में लगता है जोरदार प्रैक्टिस। अब कितनी भी बेसिक पढ़ लो, कितनी भी 100 रूल्स ऑफ सिटिंग पजल देख लो, वो देखना चाहिए। वो देखो, फिर आपको देखने के बाद आप पजल करने जाओगे तो समय लगेगा, पहले पहले समय लगेगा, क्योंकि वो लैंग्वेज अडॉप्ट करना होता है। अब 500, 600, 700 पजल अगर आपको प्रैक्टिस हो गया तो लैंग्वेज से आप हैबिचुएटेड हो जाते हो, तब आपको लैंग्वेज पढ़ने में समय कम लगता है। समय जब कम लगता है पढ़ने में समझने में, तो पजल आराम से जल्दी बनेगा। तो यही होता है। मैंने जब प्रिपरेशन में आपको फंडामेंटल कर रहा था कोई पेड क्लास में, तब मैंने एक फंडामेंटल की क्लास करता था। आपका कुछ अपने चैनल जो आपको पुनीत सर का, पुनीत कुमार शर्मा सर, एक अलग अलग चैनल है, उसमें 59, 60 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट होता था। मैंने उससे ना एक टैबलेट, एक मेडिसिन की तरह एक एक वीडियो पर डे करता था। अरे उसमें वाह। हर दिन का 8-10 वीडियो होता, 8-10 पजल होता था। मैं वो करता था, पॉज करके करता था, अपनी टाइमर लेके करता था, मैं उसे चलाता नहीं था।
फिर मैंने आगे जाके देखा था आप कैसे सॉल्व किया, क्योंकि आपका सॉल्व करने का और आपका कंटेंट का और आपका आपका जो अप्रोच होता है वो बड़ा अलग होता है। मैंने देखा है और बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन की जगह ही नहीं होती। तो मैंने वो एक एक दिन हर हर दिन करते थे, तो 2 महीने में वो निपट गया मेरा। तो वो हो गया। वो एक चलता था आपका लाइव 10 बजे 10 पजल। वो जब भी 7 बजे चलता था 10 बजे चलता था, मैंने वो भी करता था। रिजनिंग मैंने ये करी, मैं 3 वीडियो करता था हर दिन। पजल के लिए दो, और एक फंडामेंटल चल रहा है जो उसके ओके। बाद सिखा रहा है फिर मिक्स कर रहा है। मैंने करता था। तो ये करते करते दो, मतलब पहले तो बहुत डिमोटिवेशन आएगा कि लाइव क्लास कर रहा हूँ, 2 मिनट के बाद हर कोई लिख रहा है डन 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 डन। ये बहुत डिमोटिवेट करता था कि ये पहले फिर मैंने लाइव चैट ऑफ कर देता था, फुल स्क्रीन कर देता था स्क्रीन को। फिर कभी कभार होता था, आप शुरू करने से पहले पहले होता था तो 3 मिनट, साढ़े 3 मिनट, पौने 4 मिनट लग जाता था। फिर बाद में जाके कभी कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं करके बैठा हूँ, मैं डन नहीं लिखता था हमेशा। मुझे डन लिखना पसंद नहीं था, मैंने करके बैठा हूँ, फिर नहीं देखा एक भी डन नहीं आया। फिर तब समझा कि हाँ स्पीड आ गया चला। तो रीजनिंग मैंने ऐसे की, ऐसे रीजनिंग की। और रीजनिंग मेंस की बात करें तो रीजनिंग मेंस बहुत एक्चुअली टफ होता है। रीजनिंग में मेंस में पजल एक्चुअली बहुत ज्यादा टफ होता है। आईबीपीएस पीओ में तो मतलब आंसू निकाल आया। पीओ मेंस में जो रीजनिंग का पेपर था, मतलब खतरनाक पेपर था। बहुत उसमें टफ था इस बजाया बार मशीन देखो। इनपुट। एक्चुअल में रीजनिंग और मैथ्स में से एक हमेशा टफ आता है, तो इस बार आईबीपीएस पीओ में वाकई में रीजनिंग हाँ, बहुत अच्छा, बहुत टफ आया था। बहुत टफ पेपर था, मतलब खतरनाक पेपर था। 45 मिनट सबको बीत गया, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मतलब पहले लोग क्या करता है कि एक क्वेश्चन है, मतलब छोटी पजल है लेकिन शायद एक ही नंबर का एक ही क्वेश्चन है, वो भी जरूरी है। वो कम समय में बन रहा है, बनाओ। जो बन रहा है बना लो, क्योंकि मेंस है, ये तो बनाना ही पड़ेगा। समय वो प्री जैसे ही लग रहा है, लेकिन एक ही क्वेश्चन है तो बना लो, पहले बना लो। लास्ट में जाके तुम प्रेशर में नाच में आके वो भी नहीं बना पाओगे। बिल्कुल। तो मशीन इनपुट उसमें हेल्प किया। मशीन इनपुट में मतलब 2-3 मिनट में वो निपट गया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि चलो आ रहा है, हो रहा है। तो मशीन इनपुट की एक नया टाइप का पजल था, वो मैंने किया था। वो शायद सही हो गया मेरा। 12 10 पॉइंट समथिंग के मार्क्स थे। और इस बार मेरा तो वो सही हुआ था। तो मैंने पजल देख के, मैंने थोड़ा बहुत देख के समझ रहा था कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये जाएगा नहीं, ये सॉल्व नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, ले जाएगा। तो मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया, मैंने जो होगा उसमें ध्यान दिया। मैंने सोचा था कि मशीन इनपुट देख के लग रहा है ये बनेगा। एक स्टेप में मैं अटक गया तो उसमें 10 12 मिनट, 12 15 मिनट तक नहीं दे दूंगा तो 5 क्वेश्चन मेरा कंफर्म है। तो उसमें आ जाएगा, बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। तो मैंने वो किया था। रीजनिंग गया फिर। मेंस तो रीजनिंग ऐसे बना, आपसे तो मैंने रेगुलर पढ़ता था, आपका पजल जो होमवर्क था वो मैं करता था, वो मैं कमेंट भी करता था। सब कुछ करता था मेंस में। मैंने और मेंस में मैंने मॉक भी पहले पहले मैंने, फिर जो प्री का खत्म हुआ था, प्री का प्रिपरेशन मैंने सही चल रहा था, मतलब प्री में कोई और जरूरत नहीं था। फिर मैंने लाइव कम देखता था, मॉक ज्यादा देता था। ओके। लाइव मैंने तब देखता था लेकिन कम देता था, मॉक ज्यादा देता था। पहले लाइव करके स्पीड आना चाहिए, लाइव बहुत जरूरी है स्पीड के लिए। फिर रीजनिंग तो ऐसे हुआ। फिर आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश बड़ा एक बोरिंग सब्जेक्ट है। इंग्लिश पढ़ना बहुत, मतलब हम लोग का एक गलत कंसेप्ट है कि इंग्लिश वर्ड प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो रीडिंग हो रहा है। रीडिंग नहीं हो रहा है। रीडिंग करने के लिए एक रिदम होता है, रिदम से रीडिंग करोगे तो, अगर आपको मतलब उतना पता नहीं है लेकिन फिर भी रीडिंग का 60-70% समझ आ जाता है कि क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग मैंने सीखी विशाल सर से, एडिटोरियल की क्लास में। इतनी अच्छी तरीके से रीडिंग करते हैं। रीडिंग देखना बहुत जरूरी होता है। वो क्या, वो तो रिमेम्बरेंस की बात होता है कि कितना आप भूखा याद करते हो, कितना मेंटल, तो रीडिंग ही एक बात होती है। रीडिंग से आधे क्वेश्चन बन जाता है। द हिंदू एडिटोरियल मैंने शुरू की थी। 12 20 30 25 दिन के, 30 35 दिन के बाद उसमें पढ़ना का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छा सर पढ़ा देता है। फिर खुद ही एडिटोरियल पढ़ो, आराम से बनेंगे। इंग्लिश मैंने ऐसे की थी, और इंग्लिश में एडिटोरियल पढ़ो, थोड़ा बहुत ग्रामर स्किल करो, सर के, विशाल सर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो मैंने करता था। और एक 30 मिनट का सर्कस रैपिड फायर भी आता था तब, अन अकेडमी की स्पेशल क्लास में, पोल के साथ। वो भी मैं करता था। वो करता था तो इंग्लिश मेरा ऐसे हुआ है, इंग्लिश अच्छा हुआ है, मेरा इंग्लिश भी अच्छा हुआ है। तो फिर आते हैं जीए। जीए मैंने शुरू से पहले दिन पहले मैं जीए से ही स्टार्ट किया था। मैंने सोचा कि जीए को मैंने बहुत लोग, मैंने सबको देखा, मैं दीदी को भी देखा कि जो जीए में ही वो फंसता था। दीदी भी मैंने को बोला कि तू पहले जीए से स्टार्ट कर, जीए में फंसता है हम लोग। जीए एक्चुअली लास्ट में जाके अगर प्री क्लियर होने के बाद जीए में फोकस करोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील होता है कि बिल्कुल। इतनी सारी जीए इतनी कम समय में नहीं होगा। फिर वो नर्वसनेस ना जाता है एग्जाम तक।
एग्जाम तक जाके बैठने से पहले लगता है कि मैंने तो ये इतना कम करके आया हूँ। फिर मैंने ब्रेन ना 100% एफिशिएंट नहीं होता काम करने के लिए। अगर आपके पास आप पढ़े हैं थ्रू आउट जीए तो आपको ब्रेन कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ ठीक है, कहीं से भी आएगा, अगर याद है तो बता दूंगा। मैंने बहुत पढ़े हैं। पढ़ना भी मैंने बहुत पढ़ना, वो उसका भी एक कॉन्फिडेंस होता है। मैंने प्रिपरेशन तो किया है अच्छे से, उस कॉन्फिडेंस से ना ब्रेन काम करता है। हॉल में ब्रेन को काम कराना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो हॉल का एटमोसफियर कुछ और ही होता है। तो जीए को मैंने पर डे रेगुलर फॉलो करता था, और सर को जो न्यूज होता था मैंने वो कॉपी में लिखता था। मेरा 3-4 कॉपी है करंट अफेयर्स। मैंने वो वेरी गुड। लिखता था। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। सर का क्लास शायद 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट होता था। तो मैंने उसको कॉपी में लिखते, एक और 45 मिनट एक्स्ट्रा लगता था, शायद 2 घंटा लगेगा। तो ऐसे मेरा हो जाता था। तो जीए तो मैंने ऐसे किया है। जीए हर दिन करंट अफेयर्स करो, अभिजीत सर को फॉलो करो, आंख बंद करके हो जाएगा। खैर का न्यूज पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, मतलब जीए करंट अफेयर्स बहुत बोरिंग सब्जेक्ट। तो करंट वेरी अफेयर्स मैंने ऐसे की है। और फिर क्वांट क्वांट में तो मेरा क्वांट में इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मेरा क्वांट में शुरू से है। और अरुण सर का पढ़ाना तरीका तो कुछ और ही है, कंटेंट कुछ और ही है। अरुण सर के मैंने फंडामेंटल पढ़ता था, फिर अरुण सर का लाइव क्लास करते थे। अरुण सर का अपने चैनल में एक मेंस का प्लेलिस्ट है, 45 आवर्स मेंस। मैंने वो एक एक करके करी। 22-23 वीडियो तक अरुण सर का नया है, फिर पुराने कुछ है। तो 22-23 तक वीडियो मैंने खुद करी। मतलब एक भी सर सॉल्व नहीं किया, मैंने पॉज कर करके करी, कितना भी टाइम लग जाए। वो मैंने शुरू की थी फंडामेंटल कोर्स करते वक्त, 2-3 महीने होने के बाद शुरू की गुड। थी। मतलब फरवरी में से मैंने प्रिपरेशन शुरू की, मार्च अप्रैल के मिड से मैंने मेंस क्वांट मेंस पढ़ना शुरू की थी। तो क्वांट मेंस से इसमें मेरा मेंस का बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। और लाइव करते वक्त बहुत अच्छा लगता था कि सबसे क्वेश्चन आ रहा है, आंसर कर रहा हूँ, हैबिट बन जाता है। तो एक फंडामेंटल एक प्रैक्टिस ऐसे करके मैंने ले चला अपने जर्नी को। और एक एक दिन 2-2 3-3 वीडियो अगर आप करोगे तो 4-5 महीना में मतलब बहुत सारा वीडियो बन रहा है, बहुत अच्छा, सारा जैसे पढ़ कुछ लोगे। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कंसिस्टेंसी कि बहुत सर ज्यादा। कितना पढ़े कितना पढ़े। जैसे आप कह रहे हो कि मैं तो 2-3 वीडियो देखता था, 2-3 रीजनिंग की भी देखता था। तो ये कैसे आपके अंदर डेडिकेशन आया, खुद के इंटरेस्ट से आया या कैसे आया? क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कितना पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे। तो इसके बारे में क्या सजेशन है बच्चों के लिए जो कहते हैं कि सर कितना पढ़ें और कितनी वीडियो देखें, क्या करें? हम्म एक्चुअली क्लियर नहीं होता कि कितना देखे। मेरे को क्लियर था कि मेरे को एक पजल देखना है, मेरे को एक प्रैक्टिस देखना है, मेरे को फंडामेंटल देखना है, मेरा रीजनिंग खत्म। फिर मेरे को मैथ्स में फंडामेंटल देखना है, एक प्रैक्टिस देखना है, मेरा मैथ्स खत्म। मेरे को हिंदी देखना है, मेरे को इंग्लिश का एक प्रैक्टिस देखना है, इंग्लिश खत्म। फिर जीए को मैंने रेगुलर क्लास करना है, खत्म करो, सो जाओ। मेरे को वेरी क्लियर था। वेरी और मतलब फिर पहले भी खुद जिस ही दिन क्लियर मेरा होना नहीं है, हो पाया। ऐसा बर्डन ट्रीट नहीं करना है। खुद क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ, फिर हाँ, और रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आप पढ़ोगे तो सब कुछ सुनोगे नहीं, आप क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। बोल रहा हूँ 2-3 वीडियो सुन के लग रहा है 1 घंटे का वीडियो आप शायद 30-40 मिनट में निपट पाता है। और वैसे भी स्टार्टिंग में जो समय लगेगा जब तक फंडामेंटल क्लियर नहीं हो रही तभी तो हाँ। समय लगेगा। जब फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा तो वो टाइम बच हम्म जाएगा आपका, फिर तो तब तो उसमें टाइम देना और ही और नहीं है। और और बच जाएगा। यस सर। वेरी गुड। ये संजीव, ये आपकी बहुत अच्छी बात लगी और मुझे लगता है इससे बच्चा समझेगा कि यार ये आपको क्लियर होना है कि कितने घंटे पढ़ना है। कोई टीचर या कोई आपका दोस्त थोड़ी हम्म ना बताएगा, वो तो बस बता सकता है टीचर से पढ़ हम्म लो, इससे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो। अल्टीमेटली तो आपको खुद ही करना है। वेरी गुड। तो संजीव, मुझे हम्म बहुत अच्छा लगा यार तुमसे बात करके। उम्मीद है काफी लोग इससे इंस्पायर होंगे और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी आएगा कि हाँ यार पढ़ना तो हमें है, अपने लिए पढ़ना है, किसी और के लिए थोड़ी ना पढ़ना है। जितना आपको लगे कि इतना पढ़ के मेरा काम चल जाएगा तो उतना पढ़िए। अगर आपको लगता है कि अभी नहीं, मैं इतना नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो भाई थोड़ा कम पढ़ो। लगता है कि नहीं मैं और पढ़ सकता हूँ तो और ज्यादा पढ़ो। किस सब्जेक्ट में वीक हो उसको ज्यादा समय दो। स्ट्रांग वाले को जिसको पढ़ के आपको मजा आ रहा है उसको और समय दोगे और स्ट्रांग कर लो उसको। ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। वेरी गुड। तो संजीव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और रियली प्राउड ऑफ यू यार। और आपकी फैमिली को भी आप पर प्राउड फील हो रहा होगा, हमें भी प्राउड फील हो रहा है। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना और परिवार का नाम रोशन करते रहिए। तो माँ बाप के बाद गुरु ही एक ऐसा है जो चाहता है कि भैया बच्चा बहुत आगे जाए और तरक्की करे और तरक्की करे और तरक्की करे। तो गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।